Hello friends, and once again I welcome you all to my channel MyG Classes। हमने लास्ट लेक्चर में जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स देखे, देन हमने इमरजेंसी प्रोविजंस देखे थे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है इम्पॉर्टेंट कमीशंस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी को ये ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए फॉर एवरी एग्ज़ाम। हर एग्ज़ाम में ये इनसे एक क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट कमीशंस। फर्स्ट जो कमीशन हम देखेंगे वह है हमारा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारे चुनाव जो है वह इलेक्शन कमीशन कराता है। और राज्यों के भी विधानसभाओं के चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, ये सारा चीज़ इलेक्शन कमीशन कराता है। एक इम्पॉर्टेंट कमीशन है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं आर्टिकल 324 पार्ट 15 में यह कहा गया है कि देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन फॉर इंडिया। और इलेक्शन कमीशन किन से मिलकर बनता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसे हम CC बोलते हैं, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। लेकिन इनकी जो संख्या होगी वह राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर इसमें परिवर्तन किए जाएंगे। और अभी वर्तमान में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हमें को देखने को मिलते हैं। और टर्म्स की अगर बात करें कि कितने कार्यकाल इनका कितने समय तक का रहेगा, तो 6 साल या 65 साल की आयु जो पहले हो वह इनके कार्यकाल को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, रिमूवल कैसा होगा? तो रिमूवल वैसे ही होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल कैसा होता है, तो इसके लिए आपको मेरा प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। यहाँ शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए एम्पावर्ड कौन होती है? तो बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, और स्पेशल मेजॉरिटी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ये शॉर्ट में था। अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरे सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर को ज़रूर देखें। नेक्स्ट, हम इलेक्शन कमीशन के बाद आते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम UPSC बोलते हैं। बहुत फेमस है, जिसकी परीक्षाएं हम दिलाते हैं। तो अब इनके भी विषय में कभी कभी स्टेट PSCs वगैरह में पूछ सकता है। तो UPSC के लिए आपको याद रखना आर्टिकल 315 to 323, 315 से 323, और इन्हीं के तहत ही राज्यों के भी पब्लिक सर्विस कमीशंस बने होते हैं, जो पार्ट 14 में होते हैं। जस्ट आपके इलेक्शन कमीशन से पहले 15 में था और ये 14 में है। देन चेयरमैन, और इसमें जो मेंबर्स होंगे वह 8 से 10 मेंबर्स हो सकते हैं। इनके जो मेंबर्स होंगे उनमें से 50% जो मेंबर्स होंगे वो गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए। इसका मतलब कि वह 10 साल तक के लिए राज्य प्रशासन में उनका अनुभव होना चाहिए। देन नेक्स्ट, अगर टर्म की बात करें तो 6 साल या 65 साल की आयु जो सबसे पहले हो वो उनका टर्म बन जाएगा। देन रिमूवल जो होगा वह प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, और इनके बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, proved misbehavior, misconduct and many other reasons for the removal of the UPSC chairman and members। तो UPSC के बारे में आपको इतना जानना जरूरी था। अगला जो हमारा कमीशन आ रहा है वो है फाइनेंस कमीशन। अगेन एन इम्पॉर्टेंट कमीशन, क्योंकि वित्त जो होता है वह किसी भी देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और वित्तीय जितने भी कमीशंस हैं वह उनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो वित्त आयोग जो होगा वह आर्टिकल 280 के तहत होगा, और क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी। ये प्योरली जुडिशियल नहीं होगी, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी। लेकिन आपको याद रखना इट इज़ जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी, एक केवल परामर्शदात्री निकाय है। देन इसके जो चेयरमैन होंगे और जो 4 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट हर 5वें साल में उनका जो अपॉइंटमेंट है या उनका जो कमीशन है वह बनाते हैं। एलिजिबल होते हैं वे रीअपॉइंटमेंट्स के लिए चेयरमैन जो होंगे और मेंबर्स। देन चेयरमैन को क्या होना चाहिए? तो चेयरमैन को शुड हैव एन एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स। लोक अफेयर्स में, पब्लिक अफेयर्स में उन्हें क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए, और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करें। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको इतना जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमीशन जो आ रहा है वह है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स आप सभी को पता है कि मानवाधिकार, जो कि
एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो कि एक मानव है, क्योंकि हर जगह ना ही वो किसी देश में हो बल्कि किसी भी देश का नागरिक हो, उसके कुछ मानव अधिकार होते हैं। तो उन्हीं मानव अधिकारों को लागू कराने के लिए एक कमीशन बनाया गया कुछ मेंबर्स के द्वारा, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हम उसे कहते हैं। कौन कौन मेंबर होंगे, कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, चलिए देखते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये एक, और 1993 के एक्ट के तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। देन नेक्स्ट है कि चेयरमैन कौन होंगे, तो चेयरमैन इसका आपको याद रखना है और उसके टर्म्स। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछते हैं। चेयरमैन जो होंगे वह रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना जरूरी है, कंपलसरी है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और 4 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। और इनकी एलिजिबिलिटी जो होगी वो भी नहीं होगी, मतलब ये अगर ह्यूमन राइट्स में एक बार आ गए तो इनका जो दोबारा अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी नहीं कर सकते, ये साफ साफ लिखा गया है। और याद रखने वाली बात है कि 5 साल तो हमको जनरली याद रहता है, लेकिन 70 साल का ये मैक्सिमम एज आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि 65 साल की उम्र में सीजीआई बनेंगे, उसके बाद 5 साल का टर्म अगर उनको चाहिए तो 65 ईयर्स अगर यहाँ रख देते तो वो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको 70 साल रखा गया। नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट कमीशन आ रहा है वो है नेशनल कमीशन फॉर एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुए। तो 65वां संविधान संशोधन जो हुआ वह 1990 में हुआ, जिससे एक नेशनल कमीशन बनाया गया एसटीज और एससीज दोनों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। लेकिन 2003 के 89th अमेंडमेंट से उसे अलग कर दिया गया, 2 सेपरेट बॉडी बना दी गई। दोनों सेपरेट बॉडीज़ का नाम क्या रखा गया, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। जो एससीज के कमीशन थे वो 338 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे, और नेशनल कमीशन फॉर एसटीज जो बनाया गया उसे अलग किया गया, तो अलग करने के लिए उसे एक ए में डाला गया, तो 338 ए आपको ये भी याद रखना है। देन चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, और 3 अदर मेंबर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमीशन है। अब हम चलते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। सूचना जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 2005 का, उसके तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया। और सीआईसी जो होते हैं वह अपॉइंट किए जाते हैं किन के द्वारा, तो देखिए ये जो अपॉइंटमेंट है ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और वर्तमान में इनमें क्या चेंजेस हुए हैं। मैं आपको ये बता ज़रूर देता हूँ यहाँ पर कि सीआईसी होते हैं और 10 से अनधिक, 10 से ज़्यादा नहीं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है और क्या अभी चेंज किया गया ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है सेम है 5 ईयर्स और 65 ईयर्स, और ये री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 1960-64 में एक कमेटी बनाई गई जिसे संथानम कमेटी कहते हैं, और संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर दो चीज़ बनती है, 2 बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, आपको याद रखना है। तो विजिलेंस कमीशन जो बनाया गया वह संथानम कमेटी के लिए बनाया गया, और दूसरा जो बना था वो था CID, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID। देन आपको CBI, आई एम वेरी सॉरी, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन स्टैट्यूटरी बॉडी ये बनी 2003 में। फिर विजिलेंस कमिश्नर और जो अदर विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पर फिर से चेंज है, आपको याद रखना है 65 ईयर्स तो होगा ही, लेकिन यहाँ 4 ईयर्स हो गया। जनरली हम 5 ईयर्स लेके चलते हैं, तो 2 वेरिएशन आपको देखने को मिला ह्यूमन राइट्स कमीशन में और विजिलेंस कमीशन में। ह्यूमन राइट्स में मैक्सिमम ईयर 70 हो गई थी, और यहाँ टर्म ऑफ ऑफिस इज़ 4 ईयर्स, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपको जनरली याद रखना है। फिर हम चलते हैं कि अब
इन सारे कमीशंस को आपको याद कैसे रखना है। तो याद रखने के लिए कुछ नहीं, आप इन्हें शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और इन शॉर्ट नोट्स को आप बार बार रिवाइज करिए। और एक दो ट्रिक मैंने आपको बताया, जैसे कि टर्म ऑफ ऑफिस याद रखने का, अपॉइंटमेंट्स के तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ छोटे ट्रिक्स बना करके भी आप याद किया जा सकता है इन टॉपिक्स को। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग, and please do share and subscribe and join our Telegram channel MyG Classes. Thank you very much.